हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निधि वर्मा और हम लोग को जो आज चैप्टर करना है अपना, उस चैप्टर का नाम है अपन का द लिविंग वर्ल्ड। मतलब अपनी 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और हम लोगों ने अब तक दो चैप्टर कर लिए हैं। एक अपन ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ किया है और दूसरा सेल डिवीजन किया है, प्लस उसके सारे पीवाईक्यूज भी कर लिए हैं। और अब यहाँ से हम लोग 11th एनसीईआरटी पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो आपका सेल द लिविंग वर्ल्ड, सॉरी। और इस चैप्टर में से आपके बहुत ज्यादा पोर्शन है जो कि हटा भी दिया गया है, और साथ ही साथ जो टेक्सोनॉमिकल एक्ट का पूरा पोर्शन था जिसमें से की था, जहां से हर साल तो क्वेश्चन आ ही जाता था, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। इस बार तो जो थोड़ा चीज है वही हम लोग पढ़ेंगे, कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे जो कि व्हाट इज लिविंग में है, जो कि आपको पता होना चाहिए। वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, बट ठीक है, एक बार आप रख लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये चैप्टर है, इसमें से 1 से 2 सवाल आ जाता है। लोग इसको कई बार पढ़ते भी नहीं है, जो ड्रॉपर्स हैं उसको पढ़ते भी नहीं है, छोड़ देते हैं ये सोच करके कि उनका तैयार है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है सॉल्व करना। इसलिए आप जब भी पढ़ो तो इस चैप्टर को मत छोड़ो। बहुत छोटा चैप्टर है, आपका एक घंटा, आधे घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को आप बिल्कुल ही मत छोड़िएगा ये सोच करके कि अरे यार जाने दो, मेरे को तो आता ही है। ठीक है ना, तो चलो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में अपना पहला आएगा, एक इसमें 2-3 चीजें हम लोग को पढ़नी है। एक पढ़ना आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा दिया गया टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। बस 2 चीजें दी गई हैं, बाकी सब कुछ हटा दिया गया है। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, अर्नेस्ट मेयर ना। अर्नेस्ट मेयर, इनका आपको क्या दिख रहा है? डेट ऑफ बर्थ ये है और ये डेथ का डेट है। तो क्या दिख रहा है? 1904 से 2004 तक, मतलब कि ये 100 साल तक ये जिंदा थे। ये चीज यहाँ पे लिखा गया है कि 100 साल की एज तक ये जिंदा थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी 1904 टू 2004। इसके बाद क्या हुआ कि जो अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट थे, इनको 100 सबसे अच्छे साइंटिस्ट के नाम में इनका नाम शामिल किया गया था। कुछ चीजें हैं, यहां से सवाल आया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो अर्नेस्ट मेयर थे, इनको कहां पे रखा गया था? 100 सबसे बड़े साइंटिस्ट में इनका नाम शुमार था। इनको डार्विन कहा गया था 20th सेंचुरी का। ये जो भी मैंने हाईलाइट किया है, आपको बस उतनी चीजें ध्यान रखनी है और उतनी जगह से सवाल पूछा गया ना। एक क्या है, इनको क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये कौन थे? वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, है ना। इसके अलावा इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको 3 बहुत बड़े बड़े प्राइजेस से नवाजा गया था। पहला था इनका बाल्जन प्राइज जो मिला था 1983 में, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी जो मिला था 1994 में, और थर्ड है क्रेफोर्ड प्राइज जो मिला था 1999 में। उसके बाद 2004 में इनकी डेथ हो गई। 100 साल तक जिए, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि एक तो इनको डार्विन कहा गया है 20th सेंचुरी का। दूसरा, ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका नाम है। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इनको, क्योंकि इनको 3 बहुत बड़े बड़े प्राइजेस दिए गए थे, है ना। वो कौन कौन से थे? एक है आपका बाल्जन प्राइज, फिर इंटरनेशनल प्राइज, और दूसरा है, थर्ड है आपका क्रेफोर्ड प्राइज। और 100 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि इनकी डेथ कब हुई थी? 2004 में। 1904 से 2004 ये इनका पूरा इतने दिन ये जिए थे, 1904 से 2004 तक। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ये चीज नहीं दी गई है कि व्हाट इज लिविंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब पहले होता था, इस बार नहीं है। बट आप एक बार के लिए आप देख लीजिए, अगर सवाल आता है तो यहां से गलत नहीं होना चाहिए। तो जो आपका लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत डाइवर्स है। आप लिविंग चीजें बहुत जगह देख लेते हो कि आप कहीं पे भी देख लो, आपको जंगल दिख रहा है, आपको रेगिस्तान दिख रहा है, आपको समुद्र दिख रहा है, आपको तालाब दिख रहा है। आप अपने अगल बगल आप कोई भी चीज देख लेते हो ना, वहां पे भी आपको क्या दिख जाता है कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपका ब्रेड है, उसमें फफूंद लग जा रही है, ठीक, तो वहां पे भी आपका फंगस ग्रो कर रहा है। ईस्ट है, इतनी सारी चीजें आप अपने सराउंडिंग में देखते हो कि कोई भी चीज कहीं पे भी ग्रो कर जा रही है ना। आप देखते हो कूड़े का ढेर है, वहां पे भी आप देख रहे हो कोई ऑर्गेनिज्म वहां पे भी आ जा रहा है ना। तो जहां पे हम सोच भी नहीं सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको वहां पे भी देखने को मिलता है। यही आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है अकर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स, जैसे ठंडे माउंटेन्स पे भी रह सकते हैं, डिजर्ट में रह सकते हैं, फॉरेस्ट, लेक, ओशियन, बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन भी नहीं है, वहां पे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो लिविंग को नॉन लिविंग से, तो आप किस तरीके से करोगे? एक तो हम लोगों ने जब सेल चैप्टर पढ़ा, वहां पे हम लोगों ने क्या डिफरेंशिएट किया था सेल के बेसिस पे, कि जिनमें आपको सेल देखने को मिलेगा जिसमें आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि सेल का डेफिनेशन ही क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो आपका सेल है वो आपके हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका सेल देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो जो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो विदाउट एनी एक्सेप्शन वो आपके लिविंग का फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर। तो ये जो आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म मैंने लिखा है, एक मिनट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका
डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तो ये तो आपका डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी की 4 चीजें हैं, कौन कौन सी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो आपका ग्रोथ है, ठीक, कि कैसे पता चलेगा कि इसमें ग्रोथ हो रहा है तो आपका लिविंग है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपका नॉन लिविंग। क्या इससे हम लोग बता सकते हैं कि क्या मतलब ग्रोथ आपका एक ऐसा फीचर है जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि ये चीज आपकी सजीव है, ये चीज आपकी निर्जीव है, मतलब ये चीज आपकी लिविंग है और ये चीज आपकी नॉन लिविंग है। तो देखो जो ग्रोथ है, ग्रोथ के आपके ट्विन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं कि कई जगह पे क्या होता है कि मास बढ़ रहा है, कई जगह पे क्या होता है कि नंबर बढ़ रहा है। मास कैसे बढ़ा है, जब हम लोग पैदा हुए थे तो हम लोग 2 से 3 किलो के थे और आज कई लोग का वेट 200 केजी तक जाता है, ठीक है। तो ये 50, आप कितने केजी के हो, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, ऐसे होगा आपका वेट। तो जब आप पैदा हुए आपका वेट था 2 से 3 केजी का और आज आपका वेट इतना है, मतलब आपका मास कहीं ना कहीं तो इंक्रीज हुआ है ना, आपका मास इंक्रीज हुआ है, मतलब आप में ग्रोथ हुई है। और इसी तरीके से जब इंक्रीज इन नंबर होता है, जब आप लोग बैक्टीरिया देखते हैं, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है, बैक्टीरिया के सेल में ग्रोथ होता है, फिर यहां से आपका एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे सेल नंबर बढ़ा, सेल नंबर बढ़ा, इसका क्या मतलब हुआ, इनडायरेक्टली आप यहाँ पे क्या देखने को मिला, आपका एक सेल था, एक सेल से आपको 2 सेल देखने को मिली, मतलब सेल की साइज बढ़ी और उसके बाद उसका डिवीजन हो गया। तो ये भी आपका ग्रोथ यहाँ पे भी हो रहा है। तो जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बात करी जाती है तो वहां पे क्या लिखा जाता है कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, जो ग्रोथ हो रही है और जो रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। इंक्लूसिव इवेंट मतलब वो साथ साथ चल रहा है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसी को, मतलब ग्रोथ भी हो रहा है उसमें, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वहां पे एक ही चीज है, एक ही साथ चल रहा है, ठीक है ना। बट जब आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, हायर प्लांट पे जाएंगे, एनिमल्स पे जाएंगे, तब वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई इसमें ग्रोथ अलग है, इसमें रिप्रोडक्शन अलग टाइम पे हो रहा है ना, प्रोजेनी आती है उसमें, आप इतनी सारी चीजें तो पढ़ते हैं, प्रोजेनी आएगी, फंगस देखा है, हर चीज होगी, 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो जब आप लोग हायर एनिमल या फिर प्लांट्स की बात करेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो वहां पे जो आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव कहां पे यूज हुआ है, कहां पे आपका एक्सक्लूसिव यूज हुआ है। तो जो आपका इंक्लूसिव है, जहां पे आपके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है, वो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जहां पे एक्सक्लूसिव है मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग है, वो है आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर हायर प्लांट एंड एनिमल। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए जो आपका प्लांट है और जो आपका एनिमल है, जो आपका प्लांट ग्रो करता है, ठीक, आपने प्लांट क्या देखा है कि प्लांट है, आज आपने उसका बीज डाला, ठीक है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना 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 होते होते वो जब तक वो प्लांट आपका जिंदा है तब तक उसमें ग्रोथ हो रही है ना। बट जो अपन लोग हैं, अपन में क्या ऐसा है कि हम लोग हमेशा बढ़ते रहते हैं, नहीं, एक टाइम आता है जब इंसान की ग्रोथ रुक जाती है ना। तो जो प्लांट है, प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन होगा, उसमें अनलिमिटेड आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपका एनिमल ग्रो करेगा, जो आपका एनिमल ग्रो करता है, जो हम लोग ग्रो करते हैं, वो एक सर्टेन एज तक ग्रो होती है, यानी कि उसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ है और एनिमल में आपको लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। इतना समझ में आ गया। जो आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ है, अब आप एक बात समझिए, हम लोगों में क्या इनसाइड ग्रोथ होती है, इनसाइड ग्रोथ हो रही है, बट कई बार ऐसा होता है एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। कहां पे आपको एक्सटेंसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, मान लीजिए पहाड़ है, उसके ऊपर कश्मीर, अभी वहां पे आपको बहुत अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है कि बर्फ वहां पे ढकती 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 चली जा रही है, बर्फ की लेयर आती चली जा रही है। तो पहले वो आपका, मान लीजिए वो आपका पहले इतना बड़ा पहाड़ है, रेत का टीला इतना बड़ा है, इतना बड़ा रेत का टीला, इस पे और रेत भरते 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 आज रेत का टीला इतना बड़ा हो गया। तो मतलब इसमें भी तो ग्रोथ हुई है। तो ये एक्सटेंसिव ग्रोथ है, मतलब बाहर से कोई चीज ऐड हो रही है तब जाकर के उसकी ग्रोथ हो रही है। तो मतलब जब भी कोई चीज बाहर से ऐड करके हम ग्रोथ कराएंगे तो उसको एक्सटेंसिव ग्रोथ कहा जाता है, और जब ग्रोथ अंदर से होती है तो उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। तो जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है वो आपको कहां देखने को मिलेगी, बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को जोड़ जोड़ करके एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। कहां कहां पे आपको माउंटेन से मिल जाएगा, सैंड मोल्ड में मिल जाएगा, कि जहां जैसे रेत का टीला है, आप उसमें मान लीजिए कहीं पे आपका घर बना है, आपने घर बनते हुए देखा होगा, वहां पे सीमेंट होता है, मोरंग होता है, आपने एक बाल्टी डाल दिया, फिर आप वो एक बाल्टी है, आप उसके ऊपर 2-3 बाल्टी और डालते चले जाओगे, तो आपको साइज में तो बड़ा दिखा ना, कि ग्रोथ तो उसकी हुई, वो आपकी एक्सटेंसिव ग्रोथ है। और ये अब देखो, ये जो माउंटेन है, जो सैंड मोल्ड है, ये तो आपका नॉन लिविंग है ना, और लिविंग में भी आपके ग्रोथ हो रही थी। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? आपको यहाँ से क्या समझ में आया? ग्रोथ आपको नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है एक्सटेंसिव तरीके से, और ग्रोथ आपको लिविंग में भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से क्या समझ में आया
कि आप लिविंग को नॉन लिविंग से यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन जब आपके सवाल में ये दे दिया जाए कि क्या इंट्रांसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, तो आपका जवाब आएगा यस। जो आपका इंट्रांसिक ग्रोथ है वो आपका डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर आपके सवाल में इंट्रांसिक ग्रोथ मेंशन किया जा रहा है तो आपको आंसर सही टिक करना है, बट अगर सिर्फ ग्रोथ मेंशन किया जा रहा है तो आपका आंसर हमेशा गलत होगा, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें भी आपकी ग्रो कर रही है। कैसे? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है उसमें भी। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम लोगों ने क्या देखा है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है ना। तो ये इतना दिया गया है, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार रीड कर लीजिए। जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें आपका बाइनरी फिजन होगा, फंगस में आपके स्पोर्स होते हैं। अभी आप लोग इसके बाद आपका चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग पूरी पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे, बेसिडियो डियोटो, तो सारी चीजों में हम लोग क्या देखेंगे, वहां पे फंगस जो आपका रिप्रोड्यूस कर रहा होगा वो कई तरीके के स्पोर्स बनते हैं, वहां पे फंगस का रिप्रोडक्शन पूरे हम लोग वहां पे अच्छे तरीके से देखेंगे कि फंगस में आपका एसेक्सुअल स्पोर्स बनता है। ईस्टर्न हाइड्रा, ईस्टर्न हाइड्रा में क्या बडिंग होती है। प्लेनेरिया प्लेटो में ट्रू रीजनरेशन है, मतलब अगर प्लेनेरिया को 3-4 पार्ट में बांटा जाए, उससे अगर आपने थर्ड पार्ट काट दिया तो उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपना वो तीसरा पार्ट वापस से रीजनरेट कर सकता है ना। मतलब जो भी उसका टूटा हुआ पार्ट है, खोया हुआ पार्ट है, वो वापस से उसको बना लेगा। तो प्लेनेरिया प्लेटवर्म जिसको कहते हैं उसका ट्रू रीजनरेशन होता है। फंगस, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में भी आपका फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ये इसको 3-4 बार आप पढ़ोगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ना ट्रिक्स के पीछे मत भागिए। हम आपको अपनी हर एक क्लास में बताते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागिए कि कौन सी ट्रिक मिल जाए, इससे कौन सी चीज हम याद करने लगे। नहीं, अपने दिमाग को इतना कैपेबल बनाइए, जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा हमेशा मैच द फॉलोइंग में आएगा, ठीक है। आप एटलीस्ट एकदम तैयार ना कर लो, बट इतना तो ध्यान रखो ना कि अगर आपको वो चीज सामने दिख रही है तो आप उसको सही मार्क करके आ सको, इतना आपको ध्यान रखना है। मैंने 1000 बार कहा, मैं आपको वापस से कह रही हूँ कि ट्रिक्स के पीछे मत भागिए। जब आपका एग्जाम हॉल होता है वहां पे आपको बहुत लिमिटेड ट्रिक्स ही काम आती हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने दिमाग पे जोर दो और फिर सोचो अरे यार इसका ये ट्रिक था, इसका ये ट्रिक था, कौन सी चीज कहाँ पे थी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए अगर ट्राई कर सकते हो जितना ज्यादा से ज्यादा, देखो कुछ जगह है जहां पे आपको ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, वहां पे आप ट्रिक्स यूज करो, बट बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे आप अननेसेसरी आप लोग ट्रिक बनाते रहते हो, टीचर से पूछते रहते हो, ठीक है। उसमें टीचर का भी फॉल्ट नहीं है, उसमें फॉल्ट आपका है। हर एक चीज के लिए आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, आप याद करोगे चीजें आपको याद हो जाएंगी। 3-4 बार आपको रीड करना होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बाइनरी फिजन होता है। फंगस में आपको एसेक्सुअल स्पोर देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न हाइड्रा में बडिंग होती है। प्लेनेरिया में आपका ट्रू रीजनरेशन होता है। फंगस, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। इतना हो गया। इसके बाद देखिए ये सारी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतना समझ में आ गया। बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे आपका म्यूल्स होता है, स्टेराइल वर्कर भी, म्यूल्स होता है, स्टेराइल वर्कर भी होता है। इसके अलावा कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं, जो कि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे नॉन लिविंग का तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन आपका यहाँ से ये हुआ कि क्या रिप्रोडक्शन देख करके आप बता सकते हो कि नहीं ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। एग्जाम्पल है म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इतना समझ में आ गया, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो आपका रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आता है आपका थर्ड है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, हम हैं, ठीक है, हम हैं, आप हैं, ह्यूमंस हैं, वो सिर्फ केमिकल्स के मिलकर के बने हुए होते हैं। हमारे अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, एनाबॉलिज्म हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रही हैं सबको मिला दिया जाए, वही आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपने बॉडी में हमेशा चलती रहती है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलनी बंद हो जाएगी, दैट मीन्स कि आप मर चुके हो। वो नॉन लिविंग होते हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। इसके बाद आप एक बात देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगी ही होगी। तो मेटाबॉलिज्म क्या है आपका, विदाउट एनी एक्सेप्शन वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होता है। मेटाबॉलिज्म अब तक हम लोगों ने
तीन पढ़े हैं, ग्रोथ पढ़ा है, रिप्रोडक्शन पढ़ा और मेटाबॉलिज्म पढ़ा। ग्रोथ रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं था, इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर पूछा जाएगा तो आपका डिफाइनिंग फीचर है, बट आपका मेटाबॉलिज्म वो आपका डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब देखो मेटाबॉलिज्म आपके दो टाइप के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म है, एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस, कोई चीज अगर बन रही है तो उसको टर्म दिया जाता है एनाबॉलिज्म, कोई चीज अगर टूट रही है तो उसका नाम दिया जाता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके बॉडी में एनाबॉलिज्म ज्यादा होगी कैटाबॉलिज्म से, तभी आप में ग्रोथ हो रही है। अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगी तो ग्रोथ आपकी डी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और अगर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के बराबर हो जाए तो कोई ग्रोथ होगी ही नहीं, मतलब जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है ना। तो एनाबॉलिज्म हमेशा ज्यादा होना चाहिए, किसके लिए? ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द सेल इन वाइट्रो टेस्ट ट्यूब, क्या ये लिविंग है? तो जवाब आएगा ये लिविंग तो नहीं है, बट उसमें लिविंग रिएक्शंस हो रही है, उसको आप लिविंग रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। लिविंग थिंग वो नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रही है, वो बाहर एक टेस्ट ट्यूब में हो रही है, बट जो रिएक्शंस चल रही है वो आपकी लिविंग रिएक्शंस है। ठीक है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म आपकी डिफाइनिंग फीचर है विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है ना, विदाउट एक्सेप्शन आपका मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सेल चैप्टर है वो आपका सीख के अपने डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर ये आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका डिफाइनिंग फीचर होता है। फिर आता है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपका एनसीईआरटी की लाइन है कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर कौन सा है? आपका कॉन्शियसनेस है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। ठीक है, ये आपका कॉन्शियसनेस जो कि शोन होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के। कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों है जो कि डिफाइनिंग फीचर हैं किसके? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के। कॉन्शियसनेस क्या है? एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट देन रिस्पॉन्ड दिस स्टिमुलाई। जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए हमें ठंडी लग रही है अभी, ठीक, मैंने स्वेटर डाल रखा है, गर्मी लगती है तो इंसान को, तो उस हिसाब से वो पंखा चलाता है, एसी चलाता है ना। तो मतलब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बट लिविंग थिंग्स है। मान लीजिए अभी मेरे हाथ में ये है, ठीक, मैंने इसको टच किया, इसको कुछ सेंस हो रहा है? नहीं सेंस हो रहा है, तो वो किस तरीके का रिस्पॉन्ड करेगा? बट आपको मान लीजिए अभी आपको आपकी मम्मी थप्पड़ मार देती है, तो आपको थप्पड़ पड़ गया, तो आपने रिस्पॉन्ड किया ना, आप रोगे, चिल्लाओगे, कुछ तो करोगे, तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। मतलब बाहर से इन्वायरमेंट का, अगर आपको इन्वायरमेंट का, सराउंडिंग का अगर आपको इफेक्ट पड़ रहा है, आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट मीन्स आप लिविंग हो। बट जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो किसी भी तरीके का वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, उनमें कॉन्शियसनेस होती ही नहीं है ना। ये है आपका कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग फीचर होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस नहीं होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ आपका ह्यूमंस में देखने को मिलता है, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है ह्यूमंस का, तो आपका जवाब आएगा हाँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस आपका सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में देखने को मिलता है, और वो सिर्फ ह्यूमन का डिफाइनिंग फीचर होगा। बट अगर ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए तो आपका कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। इसके बाद देखिए, फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है कि सनलाइट का ड्यूरेशन, ठीक है ना, कितना सनलाइट उसको मिल रहा है। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करते हैं, मतलब थ्रू आउट ईयर ना, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सीजन वाइज उनमें ब्रीडिंग होती है, जैसे डॉग्स होते हैं और फ्रॉग है, उसमें सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और अगर प्लांट्स की बात करी जाए तो बहुत सारी फसल आती है, जैसे मटर, आपको अभी मटर देखने को मिलेगी ठंड के टाइम पे, गेहूं आता है, चावल होता है, जैसे बाजरा होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो ग्रो करता है, तो वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और उनको कौन इफेक्ट कर रहा है? फोटो पीरियड इफेक्ट कर रहा है ना, सनलाइट से जितना टाइम मिल रहा है वो आपको इफेक्ट कर रहा है, प्लांट को, एनिमल्स को भी, यानी कि फोटो पीरियड उनको इफेक्ट करता है जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, अगर पेशेंट कोमा में है तो क्या वो कॉन्शियस है? तो नहीं, वो कॉन्शियस नहीं होगा, उसको ब्रेन डेड कंडीशन कहा जाता है, क्योंकि वो लिविंग है। जो आपका पेशेंट कोमा में है वो कभी भी जिंदा हो सकता है या फिर वो कभी भी मर सकता है, तो आप उनको कंप्लीटली आप उनको डेड नहीं बोलते। ऐसे पेशेंट को जो कि कोमा में, उन्हें ब्रेन डेड कंडीशन दी जाती है, ठीक है। इनमें कॉन्शियसनेस नहीं होता है, वो सपोर्ट सिस्टम पे होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, है ना। तो ये कभी भी वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, इसलिए इनको लिविंग कहा जाता है। या तो आप इनको नॉन लिविंग में कंसीडर कर सकते हो, बट आप इनको ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये नॉन लिविंग ही है, नहीं, वो लिविंग भी आप उनको बोल सकते हो, आप उनको नॉन लिविंग भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट को एक टर्म दे दिया जाता है, ब्रेन डेड का कंडीशन होता है, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ये बात है कि उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है ना।
इसके बाद आता है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखो, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे चीजें देख रहे हैं, हम लोग कुत्ता देख रहे हैं, बिल्ली देख रहे हैं, गाय देख रहे हैं, भैंस देख रहे हैं, आप एनिमल्स को देख रहे हो, प्लांट्स को देख रहे हो, गेहूं का पेड़ गेहूं का पौधा देख रहे हो, आम का पेड़ देख रहे हो। तो इसमें क्या हम लोग ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म, जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं बाहर, वो स्पेशीज को रिप्रेजेंट करती है ना, वो स्पेशीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ह्यूमन में है, आप सेपियंस को देख रहे हैं, ह्यूमन सेपियंस अपना बायोलॉजिकल नेम होता है ना, तो हम लोग क्या है कि एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज ऑफ स्पीसीज, जितनी भी अभी तक की डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं टोटल, वो है आपकी 1.7 टू 1.8 मिलियन। यहाँ से सवाल आ चुका है, और लाख में भी ये पूछा गया है। 1.7 मिलियन को 17 लाख कहते हैं। मतलब टोटल आप ये समझिए कि अगर आपको 1 मिलियन है, ठीक है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है ना, तो 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख एंड 1.8 मिलियन मींस 18 लाख। ठीक, इतना सारे आ गया कि टोटल कितनी डिस्कवर्ड स्पीसीज है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। और यही आपका बायोडाइवर्सिटी है, द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, है ना। बायोडाइवर्सिटी कितना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, इतनी ही डिस्कवर अभी तक की जा चुकी है। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं, डाइवर्सिटी वैसे वैसे बढ़ती जाती है, नॉर्मल सी चीज है। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपको डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। वी नो प्लांट एंड एनिमल बाय दियर लोकल नेम। जैसे आप मान लीजिए, आप आलू है, आप आलू को आलू यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है, आप शायद आप किसी और स्टेट के होगे तो वहां पे आलू को कुछ और कहा जाता है, बॉम्बे में, मुंबई में आलू को बटाटा पटाटा कुछ तो कहा जाता है। तो आप जैसे जैसे आप जगह जगह, जैसे हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ही एक एक कोई चीज है, कोई सब्जी मान लीजिए, कोई सब्जी है, कोई फल है, कोई फ्रूट है, तो उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। तो सोचो, जब हम लोग इंडिया के बाहर जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, भारत के बाहर की बात करें, तो आप सोचो ना, वहां पे अगर भारत में इतनी चीजें, आपको इतने नाम देखने को मिलते हैं, तो जब आप भारत के बाहर जाओगे तो वहां पे आपको और भी ज्यादा नेम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ कैसे पाओगे कि हाँ, ये वही चीज है। मान लो आलू है, ठीक है, आपको आपके यहाँ पे आलू को आलू कहा जा रहा है, किसी और कंट्री में आलू को कुछ और कहा जा रहा है, तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा ना कि क्या ये आलू की बात करें या किसी और चीज की बात करी जा रही है। इसलिए नॉमेनक्लेचर आया। नॉमेनक्लेचर मतलब किसी भी चीज को एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा, ठीक है, और वही उसी साइंटिफिक नेम से उसे पूरी दुनिया में जाना जाएगा। ठीक है, मैंगो है, मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम है, उसको इंडिया में भी वही कहेंगे, उसको किसी और कंट्री में भी वही कहेंगे, चाइना में भी वही कहेंगे, उसको अमेरिका में भी वही कहेंगे, कोई भी कंट्री हो उसको मैंजीफेरा इंडिका उसका नाम है तो उसको वही कहा जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है साइंटिफिक नेम। इसलिए जो लोकल नेम है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या है, ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब एक नाम से वो पूरे दुनिया में वो जाना जाएगा। ठीक है, देखो नॉमेनक्लेचर कब पॉसिबल हुआ, जब ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब होगा, जब हम बताएंगे कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये चीजें फीचर्स हैं। अगर हम उसके फीचर्स ही गलत बता दें तो आप किस तरीके से उनको नाम करोगे, है ना। इसलिए करेक्टली उनका डिस्क्रिप्शन उनका जरूरी है कि उनको करेक्टली डिस्क्राइब किया जाए और हमें ये पता हो कि किस ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम अटैच कर रहे हैं। ये होता है उसका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जो आपका नॉमेनक्लेचर में आपका साइंटिफिक नेम दिया जाता है, इसी साइंटिफिक नेम को बायोलॉजिकल नेम भी बोला जाता है। ये बेस्ड होता है एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, मतलब कुछ एक है आईसीबीएन, ठीक है, प्लांट्स के लिए आईसीबीएन में कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी चीज का, जैसे मान लो आम है, ठीक है, आम है, शेर है, टाइगर है, मतलब किसी भी बेसिस कोई चीज होती है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे साइंटिफिक नाम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और वो किसमें मेंशन है, आईसीबीएन में। मतलब अगर बॉटनी की बात करी जाएगी, प्लांट्स की बात करी जाएगी, तो उसको मेंशन है आईसीबीएन में, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर एनिमल्स की बात करी जाएगी तो वो मेंशन है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इतना समझ में आ गया, बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल। प्लांट की बात की जाए बॉटनिकल, एनिमल की बात करी जाए तो जूलॉजिकल। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, जो आपका साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम, उसमें दो कंपोनेंट होता है। पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है ना, स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखो, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट, ये किसने दिया था, इसको बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिया था साइंटिस्ट ने कैरोलस लीनियस ने। और क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, सॉरी। तो देखो क्या था, एक जीनस है, एक स्पीशीज है, इनको क्या थे, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और साइंटिस्ट कौन थे, कैरोलस लीनियस। रूल्स क्या क्या थे, जैसे मान लो मैंगो है, मैंगो का नाम है बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है ना, मैंजीफेरा इंडिका लिन को फिलहाल के लिए छोड़ दो जरा। इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। जो मैंजीफेरा है ये आपका जीनस है, और इंडिका आपके स्पेसिफिक एपिथेट है। जो आपका जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जो आपका स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और ये जो लिन मैंने लिखा है ये साइंटिस्ट का नाम होता है। कई जगह क्या होता है, साइंटिस्ट का नाम भी मेंशन होता है, और जो साइंटिस्ट का नेम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा, साइंटिस्ट का नाम आपका एकदम लास्ट में आएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो रूल्स हैं, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं,
और लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। इटैलिक्स मतलब ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाएगा ना, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इसके बाद देखिए, और जब हैंड रिटन होंगे तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, मतलब मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन किया जाएगा, इंडिका को अलग लाइन किया जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना लगभग असंभव है, इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है ना। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम हर एक के पास जाकर के उसकी स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है कि इनको इस ग्रुप में बांट दो, इनको इसमें क्लासिफाई कर दो, ठीक है ना। तो ये जो क्लासिफिकेशन टर्म है, क्लासिफिकेशन मतलब एनीथिंग लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, इसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। किसी भी चीज को कैटेगराइज कर दो तो वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो हम लोग कैरेक्टर्स देखते हैं उसी के ऊपर आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। एग्जांपल क्या, जैसे मान लो जो आपने देख लिया, आपने कुछ प्लांट्स देख लिया तो उसको बोल दिया हाँ ये आपका प्लांट है। आपने एनिमल देख लिया, उसको एनिमल बोल दिया, ये कुत्ते हैं, ये बिल्ली है, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में आपने बांट दिया। ये जो अलग अलग कैटेगरी है, इसको एक टर्म दे दिया कि ये है आपका टैक्सॉन है। अगर आप एक कैटेगरी की बात करेंगे तो वो आपका टैक्सॉन होगा, अगर आप मेनी कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो वो आपका टैक्सॉन होगा। अगर ढेर सारी कैटेगरी, अगर आपकी सिंगल कैटेगरी है तो टैक्सॉन है, मेनी कैटेगरी है तो वो आपका टैक्सा है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए जो आता है आपका बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है टैक्सोनॉमी, है ना। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, जितने भी लिविंग, ध्यान रखिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं उनको अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई किया जाता है, और इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। जो टैक्सोनॉमी की बेसिस है वो कौन कौन सी है? कैरेक्टराइजेशन, किसी चीज को पहले उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करो, फिर आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर करो, उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन उसका कर दो। समझ में आ गया? CINC, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। किसी चीज का कैरेक्टर लो, उसको आइडेंटिफाई करो, नाम दो और उसका क्लासिफिकेशन कर दो। इसके बाद क्या आता है? जैसे आपने टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में आपने पूरा ग्रुपिज्म कर दिया कि ये चीजें हैं, तो प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, और जैसे मान लो ये आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है, ये है, ये है, इस दोनों ग्रुप के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये आपका सिस्टमैटिक्स होता है। एक तो आपने ग्रुपिंग कर ली ऑर्गेनिज्म की, और दूसरा उनके बीच में क्या रिलेशन है, अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तब आता है आपका, उसका टर्म है, उसका नाम है सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था? कैरलस लीनियस, है ना। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग प्लस रिलेशन अमंग देम, टर्म है सिस्टमैटिक्स, नाम दिया, टर्म दिया लीनियस। इतना समझ में आ गया। तो जो आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आप क्या देखते हैं? जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, करेक्ट, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और यही जो कैटेगरी है इसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। इतना समझ में आया? ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमी हायरार्की। ये जो आप कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट से पढ़ते हो, ये आपका टैक्सोनॉमी हायरार्की होता है, ठीक है। इसमें आपको आई डोंट थिंक कोई आपको ट्रिक की जरूरत है। आप लोग हमेशा से, जब से आपने ये चीज पढ़ी है, किंगडम पढ़ा है, आपको हमेशा से ध्यान होगा। एक है कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो जाएगा। कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, 7 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आएगा किंगडम। जो किंगडम है उसको सबसे मुश्किल होता है पढ़ने में किंगडम को, और सबसे इजी होता है आपका स्पीशीज, ठीक है। किंगडम में आपके सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म आपके किंगडम में देखने को मिलेंगे, सबसे कम सिमिलरिटी आपके किंगडम में ही होती है, और जो आपका स्पीशीज होता है बेसिक होता है और बहुत ईजी होता है इसको पढ़ने में। अब एक एक करके हम इन सारे चीज को पढ़ेंगे कि कौन चीज को हम किंगडम किसको कहेंगे, फाइलम किसको कहेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, किस क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजों हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीशीज से, ठीक है ना। जो आपका स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज क्या होता है? बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। स्पीशीज बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए आपने एक नाम लिया मैंजीफेरा इंडिका, दूसरे का नाम लिया सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम टुबरेसम, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ये सारा पूरा साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये जो आपको सोलेनम नाइग्रम है, ये जो नाइग्रम है और ये जो टुबरेसम है, ठीक है, इंडिका, नाइग्रम, टुबरेसम, लियो, टाइग्रिस, ये सारे आपके स्पेसिफिक एपिथेट है, सारे आपके स्पेसिफिक एपिथेट है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सोलेनम, दो आपके साइंटिफिक नेम है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम टुबरेसम। इन दोनों का क्या आपको सेम दिख रहा है? इन दोनों के जीनस के नेम सेम दिख रहे हैं, मतलब जीनस तो इसका सेम है, बट इसका क्या, इसका स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट इसका अलग अलग है, मतलब इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिले। तब आपको समझ में आया कि हाँ ये पोटैटो है, ये बैगन है, ब्रिंजल है, तब आपको समझ में आता है। आप मॉर्फोलॉजी देखते हो कि हाँ, जैसे मान लीजिए आपने देख लिया कि ये एक शेर है, ये एक चीता है, ठीक है, एक लॉयन है, एक है टाइग्रिस है, तो आपको कैसे समझ में आता है? आपको देख के समझ में आता है ना, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये लॉयन है, ये आपका टाइगर है। बट
मॉर्फोलॉजिकल आपको डिफरेंसेस देखने को मिले, बट उसका जीनस क्या है, जीनस सबका सेम है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पैरडिस लियोपार्ड का होता है ना, इतना समझ में आ गया, उसके जीनस सेम है। तो नेक्स्ट आता है आपका जीनस। जीनस में क्या था, वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब रिलेटेड स्पीसीज के जो ग्रुप होते हैं उसी को जीनस कहा जाता है, और एक जीनस में आपके एक से ज्यादा भी आपके स्पीसीज देखने को मिलते हैं। जैसे पैंथेरा का 3 स्पीसीज आप देखते हो एनसीईआरटी में मेंशन है, पैंथेरा लियो, टाइग्रिस एंड पैरडिस, ठीक है ना, ये तीनों आपने एनसीईआरटी में मेंशन है। देखो जो आपका पोटैटो ब्रिंजल है, पोटैटो ब्रिंजल के सेम जीनस है सोलेनम, बट स्पीशीज दोनों की अलग अलग है। जो आपका पोटैटो है, जो आपका आलू और बैगन है, उसका जीनस तो सेम है, जीनस है आपका सोलेनम, बट उसकी स्पीशीज डिफरेंस है। और उसी तरीके से जो आपका लॉयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, इन तीनों के आपके जीनस तो सेम है, बट इन तीनों की स्पीशीज आपको अलग अलग देखने को मिल रही है। इतना समझ में आएगा कि मतलब जीनस सेम है, आपके स्पीशीज अलग अलग है ना। इसके बाद आता है आपका फैमिली। फैमिली में सिमिलरिटीज और कम हो जाती है इन कंपेयर जीनस एंड स्पीशीज। देखो जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे ना, आपको सिमिलरिटी कम होती देखने को मिलेगी, ठीक है ना, मतलब जैसे जैसे हम लोग स्पीशीज से किंगडम में जाएंगे, आपको सिमिलरिटी कम होते होते चली जाएगी। तो जो आपका फैमिली है उसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी होती है एज कंपेयर जीनस एंड स्पीशीज, बेस्ड होता है किस पे, प्लांट में वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के ऊपर ये आपका फैमिली बेस्ड होता है। हम लोग फैमिली में कब बांटेंगे, हम लोग क्या देखते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स देखते हैं, किसमें, प्लांट्स में। अब आप समझो, ये जीनस है, ये आपका फैमिली दिया गया, जीनस देखो, जीनस सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा, इन तीनों की एक फैमिली होती है सोलेनेसी। सोलेनेसी में हम लोग ये तीनों जीनस को डालते हैं। सोलेनेसी में कौन कौन से आपके जीनस आने, सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा। देखो आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, आपको सब याद आ जाएगा कि कौन सा फैमिली है। फैमिली में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एसी ना, EAE ना। और अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो उसमें भी फैलिडी आप देख लो, अब बहुत इजीली, अभी आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा कि कौन सा फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है, वो भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो देखो जीनस कौन सा दिया गया है, सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा, इन तीनों का फैमिली है सोलेनेसी। और अगर वहीं बात करें फैलिस, ये आपका किसका है, फैलिस कैट का होता है, फैलिस कैटस, कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फैलिस कैटस। फैलिस और पैंथेरा, फैलिस कैटस किसका जीनस है, कैट का। पैंथेरा, लियो, टाइग्रिस, ये सारे आपका किसका है, पैंथेरा इसका जीनस होता है। तो फैलिस और पैंथेरा का इन दोनों का क्या है, फैमिली, फैमिली आता है इसका फैलिडी। फैमिली इसका सेम है, बट आपको दिख रहा है जीनस इस दोनों का अलग है ना, फैमिली सेम है, जीनस अलग अलग है। देखो वहीं पे अगर कुत्ते और बिल्ली की बात करेंगे, इसमें सम कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, इसलिए इसकी फैमिली अलग अलग है। जो डॉग है, डॉग का नाम होता है कैनिस ल्यूपस और इसकी फैमिली है कैनिडी। कुत्ते की जो फैमिली होती है वो है कैनिडी, बिल्ली की जो फैमिली है वो है फैलिडी, और बिल्ली और पैंथेरा दोनों की फैमिली होती है फैलिडी, ठीक है। डॉग की फैमिली है कैनिडी, ध्यान रखिएगा कि डॉग की फैमिली होती है कैनिडी और फैलिस की होती है, बिल्ली की होती है फैलिडी। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है, सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। जो आपका ऑर्डर होता है फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें भी मैंने क्या बोला, जैसे जैसे आप लोग नीचे से ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग स्पीसीज से किंगडम में जाते जाएंगे, आपकी सिमिलरिटी आपको कम देखने को मिलती जाएगी। तो देखो ये जो फैमिली है ये आपका ऑर्डर दिया गया है ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। कॉन्वोलिएसी और सोलेनेसी, इन दोनों का क्या है ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स ना, पॉलीमोनियल्स। और दो और फैमिली दी गई है, फैलिडी एंड कैनिडी, कुत्ते और बिल्ली की फैमिली दी गई है। इसको कौन से ऑर्डर में रखा गया, कार्निवोरा। अब देखो वहां पे कुत्ते और बिल्ली दोनों का फैमिली अलग अलग था, बट यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया है, कार्निवोरा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके नेक्स्ट आता है आपका क्लास। क्लास में इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर को इंक्लूड कर दिया जाता है क्लास में। देखो क्लास है मैमेलिया, मैमेलिया में आपको ऑर्डर कौन कौन से देखने को मिलेगा, प्राइमेटा, कार्निवोरा। कार्निवोरा किसको किसको रख रहा है, टाइगर को रख रहा है, कैट को रख रहा है, डॉग को रख रहा है। बट जो आपका प्राइमेट्स है, मंकी, गोरिल्ला, जिब्बन, तीनों आपके मैमेलिया में आ जाते हैं ना। मतलब ऑर्डर आपके दो हैं, प्राइमेटा, कार्निवोरा, दोनों अलग अलग ऑर्डर है। प्राइमेटा एंड कार्निवोरा दोनों अलग अलग ऑर्डर हैं, बट क्लास कौन सी है, मैमेलिया। हम लोग देखो, हम लोग जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, मैंने आपको पहले बोला कि कैरेक्टर्स आपके सिमिलर कैरेक्टर्स आपके कम होते जाते हैं। जैसे जब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में हम लोग सारे तरीके के एनिमल्स पढ़ लेते हैं। हम लोग का पूरा एक चैप्टर है एनिमल किंगडम, 4 चैप्टर एनिमल किंगडम, उसमें आप लोगों ने कितने तरीके के पढ़े, पूरी फेरा पढ़ा है, एनालिट्स पढ़ा है ना, कितने सारे आप लोगों ने एनिमल पढ़े हैं वहां पे। जब भी हम लोग को चैप्टर कवर करेंगे तो आपने देखा ना वहां पे कितने सारे एनिमल्स हैं। जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उसमें देखिए आप हर तरीके का प्लांट पढ़ लेते हो। तो प्लांट ही एक अलग किंगडम है, एनिमलिया एक अलग किंगडम है। उन सबके अंदर बहुत सारे फैमिली आती हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, उन ऑर्डर्स में भी बहुत ज्यादा स्पीशीज आ जाएंगी, बहुत सारे जीनस आ जाएंगे। तो किंगडम दो ही आप देख रहे हो, प्लांटी और एनिमलिया देख रहे हो, उसके अंदर आप ये सारी चीजें देख रहे हो ना। तो मैमेलिया क्लास के अंदर आपके दो ऑर्डर आएंगे, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ना। इसके बाद आता है आपका फाइलम। फाइलम में आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड बर्ड।
ये सबके क्लासेस अलग अलग है ना, ये सारी क्लासेस अलग अलग हैं, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बट इनके फाइलम सेम है। फाइलम कौन से? कॉर्डेटा। ये जितने भी आपने अलग अलग क्लासेस के एनिमल्स देखे, ये सारे कॉर्डेटा के अंतर आते हैं। और कॉर्डेटा में आपने इसको कैसे डाला? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, नोटोकार्ड इन सब में प्रेजेंस थी, और दूसरा डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट था। ये जितने भी आपने क्लासेस देखे, ये चारों क्लासेस में आपने इन चारों क्लासेस को आपको एक फाइलम में डाला। फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, और किस बेसिस पे डाला है? क्योंकि उनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट थी और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट था, इसलिए आपने बता दिया कि ये चारों क्लासेस कहां आएंगी? कॉर्डेट्स में आएंगी। और अगर प्लांट्स की बात करी जाए तो प्लांट में फाइलम की जगह टर्म यूज किया जाता है डिवीजन, ठीक है ना। फाइलम, जैसे जब आप लोग किंगडम पढ़ोगे प्लांटी, तो प्लांटी की वजह से आप पढ़ते हो कीप पॉट क्लीन, तो किंगडम, फिर आता है आपका फाइलम। ये आपका एनिमलिया के केस में आएगा। बट अगर आपका प्लांटी का केस चल रहा है कि आपका किंगडम प्लांटी है, तो वहां पे फाइलम ना करके वहां पे एक टर्म आता है, उसको कहते हैं डिवीजन। इसके बाद आता है आपका किंगडम। किंगडम में ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, अलग अलग फाइला के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आपके सेम किंगडम में आएंगे, किंगडम होता है एनिमलिया। और जितने भी प्लांट्स होते हैं जो कि अलग अलग डिवीजन से बिलोंग करते हैं, वो सारे आएंगे प्लांटी में। समझ में आ गया? दो किंगडम, प्लांटी एंड एनिमलिया। इसके बाद देखिए, ये आपका स्पीसीज है, ये आपका किंगडम है। जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्या होगा? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये आपका सवाल आ चुका है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल आ चुका है। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज है ना। जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब देखो, जो किंगडम है, किंगडम का हाईएस्ट रैंक पे रखा गया है, मोर जनरल होता है, सिमिलरिटी बहुत कम होती है। स्पीशीज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। लोवेस्ट रैंक होता है, लेस जनरल होता है, स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक होता है। जैसे एनिमलिया के अंदर आपको बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलेगी, बट स्पीशीज जैसे ह्यूमन होमोसेपियंस है, तो उसमें सिर्फ हम लोग आते हैं, है ना। तो जो आपका स्पीशीज होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, वो आपका बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। जो आपका किंगडम होता है वो जनरल होता है। यहाँ से सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक टेबल दी गई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से मतलब 50-50% चांस रहता है कि हाँ आपका क्वेश्चन, अगर देखो लिविंग वर्ल्ड में सवाल आ रहा है तो यहाँ से पूरा चांस बनता है कि आपका यहाँ से सवाल आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपके 4 नेम दिए गए हैं, ठीक है, 4 नेम दिए गए हैं। कौन कौन सा? एक आपका मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट, ठीक है। देखो हाउस सबके, तो पहले आपको बायोलॉजिकल नेम आपको ध्यान रटना, एकदम रटना है। मेन का क्या है? होमोसेपियंस, म्यूस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का, मैंगो का मैंने पढ़ा दिया, मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। 4 दिए गए हैं, आप साथ साथ पढ़ो। मैन का होमोसेपियंस है, फिर आपका हाउस फ्लाई आता है, उसका म्यूस्का डोमेस्टिका, फिर आता है आपका मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम। 3 से बार पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा, वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, हाउस फ्लाई, म्यूस्का डोमेस्टिका, ठीक है। इसके बाद कौन? मैन का दिया गया होमोसेपियंस, आप सबको पता होगा। मैंगो का दिया गया है मैंजीफेरा इंडिका, इतना समझ में आ गया। आप देखो जीनस, पहला आपको जीनस है, आपको इतना भी पता है कि पहला आपका जीनस है होमो, म्यूस्का, मैंजीफेरा, ट्राइटिकम, इतना हो गया। अब फैमिली पे आ जाओ, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लासेस। फिलहाल क्लास को अलग रखो, फैमिली कैसे पता चले, ऑर्डर कैसे पता चले, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है। देखो जब प्लांट्स की बात करी जाएगी, तो प्लांट्स में जो फैमिली की बात करी जाएगी, वहां पे कोई भी देख लो, सबके लास्ट में ए ई आ रहा है ना, ए ई आ रहा है। एनिमल हो या प्लांट हो, सबके लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 1 मिनट रुकिएगा। सबके लास्ट में आपको ए ई देखने को मिल रहा है ना, ए ई देखने को मिल रहा है, ए ई ना, ह्यूमन आईडी, म्यूस्क आईडी, एनाकार्डिएसी, पोएसी, समझ में आ गया। जब भी लास्ट में आपको ए ई देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये आपको फैमिली दिया गया है, ठीक है। और अगर ऑर्डर है, ऑर्डर में देखो लास्ट में ए दिया गया है और इसमें ई एस दिया गया है, सैपिंडेल्स, पोएल्स। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इन सारी फालतू की चीजों की जरूरत नहीं होती, आप एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। जो भी अच्छा नंबर लाते हैं ना, या फिर जो सेलेक्ट होते हैं, आप उनसे जाके पूछोगे ना कि आपने इसको रटा था, आपकी इसकी कोई ट्रिक्स थी, आपने इसको किस तरीके से याद किया था। भाई वो ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करते हैं। आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, आपको अगर चीज नहीं भी याद होती है ना, तो आपकी आंखों को वो चीजें, जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग बहुत लोग को एक बार देखते हैं, बट उनको जब दोबारा देखते हैं, हमें रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप उनको बहुत टाइम के बाद भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यार मैंने इस आदमी को कहीं पे तो देखा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब अगर आपको वो चीज आप बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको इतना दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने 4-5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़ा है, नहीं भी याद हुआ है, आपने देखा है, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, आपने किसी चीज की स्पेलिंग है,
ठीक है, आपने उस चीज को नहीं कभी राइट डाउन किया है कि हाँ इस चीज की स्पेलिंग ही आती है, बट जब आप उसको लिखोगे ना तो आपकी स्पेलिंग आप खटाखट खटाखट लिखते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने उस स्पेलिंग को कई बार, हजार बार देखा होता है, जिसकी वजह से आपको पता होता है कि हाँ ये है, इसके बाद आपका ये वर्ड आएगा, इसके बाद आपका ये वर्ड आएगा। तो बहुत ज्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागा करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको इसको याद करना है। आपको टिक लगानी है, आप टिक लगा लीजिए, आपको नहीं लगानी आप मत लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ये टेबल आपको पूरी तरीके से याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो जो आपका मैन है, ठीक है, मैन मैन का क्या है? बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस है होमो, ह्यूमन आईडी, फैमिली है, प्राइमेटा ऑर्डर है, मेमिलिया क्लास है, और फाइलम आता है कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम आता है कॉर्डेटा। देखो, फाइलम आता है कॉर्डेटा। और हाउस फ्लाई, मक्खी, मक्खी का आपको समझ में आता है ना, ऑर्थोपोडा है। क्लास आएगा इंसेक्टा, ऑर्डर है डिप्टेरा, म्यूस्काइडी, म्यूस्का डोमेस्टिका इसका नाम था, म्यूस्का इसका जीनस का नाम हो जाएगा। मैंगो एंड वीट, मैंगो एंड वीट का फाइलम देख लो, डिवीजन देख लो, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मतलब इसमें फ्लावर भी हो रहा है, सीड भी हो रहा है, फ्रूट हो रहा है, इसलिए इसको एंजियोस्पर्म में रखा गया है। ठीक है, मैंगो एंड वीट, एंजियोस्पर्म। मैंगो आपका डाइकोटिलीडनस होता है, वीट आपका मोनोकोटिलीडनस होता है। मैंगो का जो आपका क्लास है, ऑर्डर है सॉरी, वो सेपेंडेल्स है, और वीट का पोएल्स है। अब यहीं से देख लो, वीट है, अगर फैमिली है पोएसी दिया गया है, और अगर ऑर्डर है पोएल्स दिया गया ना, आपको मैच कर रहा है, पी ओ ना, पोएसी पोएल्स, तो आप समझ जाओ ना कि आपका वीट की बात करी जा रही है। मैंगो है, मैंगो में क्या दिया गया? मैंगो में है थोड़ा एनाकार्डियेसी है, मैंगो में आपका एनाकार्डियेसी है, सेपेंडेल्स है, तो आपको मैंगो में है थोड़ा, देखो 2-3 बार करोगे ना आपको याद हो जाएगा। मैंगो का क्या है? एनाकार्डियेसी फैमिली है, सेपेंडेल्स जिसका ऑर्डर है, क्लास डाइकोटिलीडनस है, फाइलम आपका सॉरी डिवीजन आपका एंजियोस्पर्म है, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम बायोलॉजिकल नेम है, जीनस ट्राइटिकम है, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, क्लास मोनोकोटिलीडनी है, और डिवीजन इसका एंजियोस्पर्म है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नाम है t.me/निधि वर्मा बायोलॉजी। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंशन कर दीजिए कि मैम ये डाउट है, ये चीज मुझे नहीं समझ में आया है, वो डाउट आपको वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। मैं अपने हर एक क्लास में बोलती हूँ कि अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर नहीं होगा तो उस पर एक अलग से वीडियो में बना दूंगी सिर्फ आपके लिए, अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो। लेकिन क्या करना पड़ेगा, आप एक्चुअल आपके पास डाउट आएंगे कहाँ से, उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो पहले पढ़ना स्टार्ट करिए, पढ़ोगे तभी डाउट आएगा। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई भी चीज पढ़ोगे ना, कई बच्चों में क्या होता है कि वो पढ़ रहे हैं, उनका तुरंत डाउट आ जाता है। ठीक है, पढ़ वो भी रहे, बट कुछ क्या होता है ना कि जैसे आपने एक बार पढ़ा, आप उसको 2-3 बार, आप मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, एक बार मेरे कहने पे आप ये बात करो, आपको कोई चीज अगर ना समझ में आए तो तुरंत आप उसको लेके इधर उधर मत भागो कि नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। थोड़ा ना अपने दिमाग पे जोर दो, आप उसको, कई बार ऐसा होगा ना, आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो देखो, ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे आपको जवाब नहीं देना है, इससे क्या होगा ना कि आपका दिमाग ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा काम करेगा। अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको 3 से 4 बार रीड करोगे ना, आपको वो चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो, आपके पास अगर मान लीजिए आप 10 सवाल कर रहे हो, ठीक है, 10 सवाल में से अगर आपके पास 5 सवाल में भी आपका डाउट आ रहा है, ठीक है ना, अगर आपके पास 5 सवाल में भी आपको डाउट आ रहा है, गारंटीड है इसमें से अगर आप इसको 3-4 बार ट्राई करोगे ना, इसमें से 2 क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। मे भी 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको बहुत तगड़ा डाउट आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको टीचर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन तुरंत भागने की कोशिश मत करो कि आपको तुरंत कोई और आकर के बता दे। देखो, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया है, आप उसको एक बार 2-3 बार खुद से रीड करोगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आता, आप अपने टीचर के पास जाओ, आप, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको उसमें डाउट आ रहा है तो आप मेरे से आके पूछो, लेकिन पहले खुद ट्राई किया करो, है ना, पहले खुद ट्राई किया करो किसी और के पास जाने से पहले। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका इस चैप्टर से जितने भी PYQs आए हैं, ठीक है, वो आपका उसका भी वीडियो मिल जाएगा, आज या कल में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद अब सीरियल में चलेंगे, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसे ऐसे चलेंगे, पूरा एक बार पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पूरे यूनिट का NCERT रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।